हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करते हैं मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन के बारे में। इससे पहले हमने सिंगल लेयर एड्जॉर्प्शन के बारे में स्टडी किया और ये देखा कि किसी ठोस की सतह पर जब गैस की कोई सिंगल लेयर एड्जॉर्ब हो जाती है तो उसके लिए जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है उसकी व्याख्या हम फ्रेंडलिच और लैगम्यूर के द्वारा किस प्रकार से करते हैं। लेकिन जब एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए हम किसी सॉलिड सरफेस के साथ गैस मॉलिक्यूल्स को इंटरेक्शन में लेके आते हैं और उस इंटरेक्शन के समय यदि प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर लो रखा गया हो तो उस कंडीशन में सिंगल लेयर की तुलना में मल्टी लेयर बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो जब इस प्रकार से सॉलिड की सरफेस के ऊपर एक लेयर एब्जॉर्ब हो जाती है और उसके ऊपर गैस मॉलिक्यूल वापस डिपॉजिट हो जाते हैं इस प्रकार से, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन हुआ है। ये जो मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन होता है इसमें फर्स्ट लेयर के जो एड्जॉर्बेट हैं या गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये सॉलिड के साथ वंडर वाल इंटरेक्शन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। फर्स्ट लेयर के ऊपर जो सेकेंड और जो दूसरी हायर लेयर्स हैं इन लेयर के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन नहीं है, वो एक तरह का कंडेंसेशन प्रोसेस है। यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल और गैस मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन है, ये हम कहेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काम कर रहे हैं जिससे इस गैस का द्रवीकरण हो गया और इस द्रवीकरण की वजह से ही ये मल्टी लेयर बन रही है। इस प्रकार जब मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन होता है तो उस मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन को समझाने का प्रयास किया स्टीफन ब्रूनर, पॉल इमेट और एडवर्ड टेलर ने। इसके लिए इन्होंने स्टडी किया और अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया 1938 में और मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन को समझाने के लिए एक इक्वेशन दिया जिसे बेट इक्वेशन या BET इक्वेशन कहा जाता है। तो हमें देखते हैं कि ये बेट इक्वेशन क्या है। तो इस बेट इक्वेशन के द्वारा हम मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन का स्टडी करते हैं। ये इक्वेशन इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती है P/V total into P naught minus P is equal to 1/V mono molecular layer into C constant plus C minus 1/V mono molecular into C into P/P naught। यहाँ पर V टोटल एड्जॉर्ब गैस का वॉल्यूम है जो कि एड्जॉर्बेंट के यूनिट मास के ऊपर POT ताप पर एड्जॉर्ब हो चुकी है। V मोनो किसी एड्जॉर्बेंट की सतह पर एड्जॉर्ब्ड गैस का वह वॉल्यूम है जब सॉलिड की सरफेस पूरी तरह से मोनोलेयर के द्वारा कवर्ड हो चुकी है। तो जब मोनोलेयर डिपॉजिट हो चुकी है उस समय जितना वॉल्यूम आ रहा है वो V मोनो। P नोट सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है और C कांस्टेंट है जो कि एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जो कि फर्स्ट लेयर के लिए है और एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन जो कि हायर लेयर्स के लिए है
उन दोनों पर डिपेंड करता है। ये बेट इक्वेशन मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा बोर्नेर के द्वारा कुल 5 प्रकार के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिए गए थे, जिनको हम इस बेट इक्वेशन के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बेट इक्वेशन सॉलिड कैटालिसिस के प्रोसेस को समझने में प्रयुक्त होती है, और इस बेट इक्वेशन की सहायता से हम सॉलिड एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया डिटरमाइन कर सकते हैं। ये बेट इक्वेशन ड्राइव करने के लिए कुछ असम्पशंस लिए गए, जो इस प्रकार से हैं। कि जब गैस मॉलिक्यूल हायर प्रेशर और लो टेम्परेचर पर इंटरेक्शन में आती है, तो वहाँ पर मल्टी लेयर वाला थिकनेस सॉलिड की सरफेस पर अवेलेबल होता है। यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो केवल अपनी ऊपर वाली लेयर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो ऊपर जो लेयर आ रही है इसी के साथ इंटरेक्शन करेंगे। एक लेयर के जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में इंटरेक्शन नहीं करेंगे। दैट मीन्स ये आइडियल गैस की तरह एक लेयर में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन अपर लेयर का जो मॉलिक्यूल आएगा वहाँ पर इंटरेक्शन करेंगे। जब हम किसी एक लेयर की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रत्येक एक लेयर की स्टडी हम लैंगम्यूर जो थ्योरी है उसके आधार पर कर सकते हैं। उसके जितने भी असम्पशंस हैं वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर के एडजॉर्प्शन के लिए जो एंथैल्पी है उसका मान हायर लेयर के एडजॉर्प्शन के एंथैल्पी से हमेशा अधिक होगा, क्योंकि फर्स्ट लेयर जो एडजॉर्प्शन है वो रियल एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, जबकि हायर लेयर का जो एडजॉर्प्शन है वो कंडेंसेशन प्रोसेस है। और यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस और इवोपोरेशन जो प्रोसेस है उनके बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। उसी के आधार पर हम बेट इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो अब हम बात करते हैं बेट इक्वेशन का जो मुख्य एप्लीकेशन है, सॉलिड की सरफेस एरिया का डिटर्मिनेशन बेट इक्वेशन की सहायता से ज्ञात करना। तो जैसा हमने अभी देखा कि बेट इक्वेशन है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, P अपॉन V टोटल इंटू P नोट माइनस P इज इक्वल टू 1 अपॉन V मोनो मोलिकुलर C कांस्टेंट प्लस C माइनस 1 अपॉन V मोनोलेयर C कांस्टेंट P अपॉन P नोट। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। यहाँ ये y इज इक्वल टू ये कांस्टेंट C के इक्वल, ये स्लोप m और ये x। तो जब हम y और x के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो हमें इस प्रकार से ये ग्राफ प्राप्त होगा, जहाँ पर ये इंटरसेप्ट है और ये इसका स्लोप टेन थीटा के द्वारा ये हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप का वैल्यू m c माइनस 1 अपॉन वी एम सी और इंटरसेप्ट का वैल्यू 1 अपॉन वी एम सी। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट और स्लोप हैं उनकी सहायता से उनको हम मेजर करके सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में इंटरसेप्ट प्लस स्लोप की अगर हम बात करें तो वो होगा C अपॉन C माइनस 1 अपॉन
वी एम सी प्लस 1/Vm और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/Vm मोनोमोलिकुलर लेयर। ये जो वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम क्या है? सॉलिड के सरफेस पर जब मोनोलेयर डिपॉजिट होती है तो उस मोनोलेयर में डिपॉजिट हुए गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। तो ये जितना सरफेस एरिया है उतने सरफेस एरिया के ऊपर ही वो मोनोलेयर डिपॉजिट होती है। इस कारण इसको मेजर करके इसके आधार पर हम सरफेस एरिया, जो सॉलिड का सरफेस एरिया, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो Vm है, इस Vm को हम STP पर जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर इसके रेस्पेक्ट में जो V का वैल्यू है वो V हम ज्ञात कर लेते हैं और हम मान लेते हैं कि वो V क्या है? Vx है। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन की सहायता से PV बराबर nRT, इसकी सहायता से n नंबर ऑफ द मोल ज्ञात कर लेते हैं। तो n का वैल्यू आ जाएगा P नॉट Vx अपॉन RT नॉट। इस प्रकार ये जो n मोल हैं, ये गैस के मोल आ गए जो कि सॉलिड के सरफेस पर डिपॉजिट हुए। हम ये मान लेते हैं कि जैसे सॉलिड का जो सरफेस है उसमें इस प्रकार से साइट है, और ये पूरी जो सरफेस है वो इन साइट के द्वारा कवर है। उसके अलावा हम मान लेते हैं कि कोई भी एरिया शेष नहीं है और इन साइट के ऊपर ही गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे। तो अभी हमने निकाल लिया, पहले हमने निकाला था Vx, वो क्या था कि इस मोनोलेयर के द्वारा टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड हुआ है, और अब हमने निकाल लिया n कि इस सतह के ऊपर गैस के कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो चुके। अब यहाँ पर इन मोल को हम कन्वर्ट करेंगे गैस के कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर एब्जॉर्ब हो चुके हैं। इन मोल से हम संख्या काउंट करेंगे, और संख्या काउंट करने के लिए हमें ध्यान है कि हम क्या करते हैं कि मोल को एवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो संख्या x गैस के कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, n को एवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। x क्या है कि सॉलिड की सरफेस पे कितने गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो चुके हैं, P नॉट Vx अपॉन RT नॉट इंटू Na। जो गैस मॉलिक्यूल है उनकी संख्या हमारे पास आ गई। इस तरह से गैस मॉलिक्यूल को हम स्पेरिकल माने, और ये जो इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन जो एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो सॉलिड की सरफेस पे जो साइट है उस साइट का एरिया है। तो जितने गैस मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस पे डिपॉजिट हुए हैं उतनी ही साइट सॉलिड की सरफेस पे हैं, और जितना क्रॉस सेक्शन एक गैस मॉलिक्यूल का है उतना ही क्रॉस सेक्शन एक साइट का होगा। तो जो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया हम निकाल लेंगे गैस मॉलिक्यूल का, तो वो आ जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया। इस प्रकार जो संख्या आ गई वो संख्या x है गैस मॉलिक्यूल की। हम ये मान लेते हैं कि गैस मॉलिक्यूल का जो क्रॉस सेक्शन है वो सिग्मा है। वो जो नॉन गैस है उस गैस के लिए हम निकाल सकते हैं।
तो ये सिग्मा जब एक गैस के लिए क्रॉस सेक्शन है तो टोटल जो क्रॉस सेक्शन आएगा उसको हम एस से डिनोट करें तो वो होगा एक्स इंटू सिग्मा या पी नोट वी एक्स अपॉन आर टी नोट एन ए सिग्मा। ये आ गया सॉलिड की सरफेस पे एड्जॉर्ब हुए सभी मॉलिक्यूल्स के लिए टोटल क्रॉस सेक्शन। और ये जो टोटल क्रॉस सेक्शन है यही सरफेस एरिया है किसका, सॉलिड का। तो इस प्रकार ये इक्वेशन सॉलिड के सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने में यूज होती है। तो इस प्रकार वेट इक्वेशन की सहायता से हम सॉलिड एड्जॉर्बेंट के सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।